हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि व्हाट आर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, ठीक है, और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस किस तरीके से स्टोर होते हैं और आरडीबीएमएस के कंपैरिजन में काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्केलिंग के बारे में और ये समझेंगे कि हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि स्केलिंग इम्पॉर्टेंट है क्यों, मतलब स्केलिंग जो होती है वो करनी क्यों चाहिए हम लोगों को, या कब रिक्वायरमेंट आती है स्केलिंग करने की। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज़ वीडियो। तो लास्ट वीडियो हमारी व्हाट इज नोएसक्यूएल डेटाबेसेस थी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। और भाई कमेंट करके ज़रूर बताया करो, तुम्हारा एक एक कमेंट जो है वो समझ लो ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कुछ लोगों के, जैसे कि ये वाला कमेंट है कि भाई तुम्हारा एक 10 सेकंड का कमेंट हमें 10 वीडियोस के लिए मोटिवेट कर देता है। तो यार प्लीज़ दोस्तों में शेयर करो और सभी लोगों में इसको शेयर करो और कमेंट्स करके बताया करो कि वीडियो कैसी क्या लग रही है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्केलिंग क्या होती है और स्केलिंग करनी कब चाहिए और स्केलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग होती क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखो, हम यहाँ पर जो वर्ड्स लिखे हैं वो तुम अपना बाद में पढ़ लेना, हम सीधा सिंपल बात करेंगे कि स्केलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप एग्जिस्टिंग मशीन की जो है उसकी जो है रिक्वायरमेंट जो होती है, एग्जिस्टिंग मशीन की जो भी जो है फीचर्स होते हैं उसको आप बढ़ा देते हो, या फिर परफॉर्मेंस जो होती है एग्जिस्टिंग मशीन की उसको आप बढ़ा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, स्केलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग रिसोर्सेज एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम विदाउट इंक्रीजिंग लोड ट्रैफिक एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है, देखो स्केलिंग का सिंपल सा मतलब होता है, स्केलिंग का मतलब क्या होता है, अगर तुम इसके नाम से समझो तो इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को स्केल कर देना, ठीक है। टू स्केल ऑब्लिक एक्सटेंड एनीथिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन के टर्म्स में हम लोग क्या बोलेंगे, टू स्केल ऑब्लिक इंक्रीज ऑब्लिक एक्सपैंड द परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। तो इतना से सिंपल तो बात तुम लोगों को समझ में आ गई होगी कि स्केलिंग को बोलते किसको हैं, किसी भी मशीन की उसके मशीन की परफॉर्मेंस को बढ़ा देना, ठीक है, उस मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम एक ये भी टर्म कर सकते हो, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ मशीन, ठीक है। तो किसी भी मशीन की कैपेसिटी को बढ़ा देना या फिर उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देना, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलिंग, ठीक है। अब एक स्केलिंग का छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि ये तुम्हारा जो है पर्सनल सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा एक पर्सनल सिस्टम है, ठीक है, ये तुम्हारा एक डेस्कटॉप है, और मान लो ये तुम्हारे डेस्कटॉप में तुमने स्प्रिंग बूट का कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है, और इस स्प्रिंग बूट के प्रोग्राम में तुमने एक टॉमकैट सर्वर मान लो इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर तुमने क्या इंस्टॉल किया हुआ है, तुम्हारी ये मशीन है बेसिकली। इस मशीन के अंदर मान लो तुम्हारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तुम्हारे लैपटॉप जैसे होता है ना, तुम्हारे लैपटॉप के अंदर मान लो ये तुम्हारा क्या है, जावा प्रोजेक्ट है, लेट सपोज ये तुम्हारा कोई जावा का स्प्रिंग बूट का मान लो प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है। और ये स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट जो तुम्हारा है, जावा का जो प्रोजेक्ट है वो तुम्हारा वो क्या है, रनिंग ऑन टॉमकैट सर्वर, लेट सपोज रनिंग ऑन टॉमकैट सर्वर, ठीक है। तो ये सर्वर तुम्हारा जो है ये कौन से नेटवर्क में चल रहा है, ये सर्वर जो तुम्हारा है ये तुम्हारा चल रहा है लोकल होस्ट में, ठीक है। अब जनरली जो पोर्ट नंबर होता है वो ये होता है लोकल होस्ट :8080, और लेट सपोज तुम्हारी एक एपीआई है लोकल होस्ट :8080, लोकल होस्ट //80, क्या पोर्ट होता है, लोकल होस्ट :8080/ उसके बाद API/get users। ये मान लो एक तुम्हारी API है, वो इस प्रोजेक्ट से बिलोंग करती है तुम्हारी API,
ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं, ये तुम्हारा एक क्या है, सिस्टम है, ये तुम्हारा क्या है, लैपटॉप है मान लो, और इस लैपटॉप पे तुम्हारा एक जावा का प्रोजेक्ट चल रहा है, और वो जावा प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो कौन से सर्वर पे चल रहा है, टॉमकैट सर्वर पे चल रहा है। ठीक है, वो तुम्हारा जो है टॉमकैट सर्वर पे चल रहा है। ठीक है, तो लेट सपोज तुमने उस प्रोजेक्ट की कोई एक एपीआई बनाई है जो कि लोकल होस्ट पे चलती है 8080 पोर्ट पर, और एपीआई का नाम है गेट यूज़र्स करके। अब इन केस मान लो ये जो तुम्हारा लैपटॉप है या जो कंप्यूटर है वो किसी न किसी पावर सोर्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, पावर सोर्स का मतलब होता है कहीं ना कहीं चार्जर से, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से, किसी न किसी चीज़ से जो वो कनेक्ट होगा, कुछ भी होगा। अब लेट सपोज इफ़ इन केस वो तुम्हारा जो है पावर सोर्स कट हो जाए अगर, ठीक है, वो पावर सोर्स अगर कट हो जाए तो क्या होगा, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो है, जो तुम्हारा लैपटॉप लोकल सर्वर जो चल रहा है, या ये सपोज करो कि तुम्हारे इस जो कंप्यूटर है उसकी लेट सपोज उसका जो है उसकी जो है मेमोरी भर जाए लेट सपोज, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ हो जाए जो उस प्रोजेक्ट को इफेक्ट डाल दे। ठीक है, जो उस प्रोजेक्ट पे इफेक्ट, जो तुम्हारे इस कंप्यूटर पे इफेक्ट डाल दे, या फिर लाइट आउट हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है जो कि तुम्हारे सिस्टम पर इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा ये पूरा प्रोजेक्ट जो है, ये तुम्हारा जो जावा का पूरा प्रोजेक्ट है शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा सिनेरियो हुआ, ये हुआ तुम्हारा लोकल सर्वर। तो ये क्या सिनेरियो था तुम्हारा, ये था तुम्हारा लोकल सर्वर का सिनेरियो, लोकल सर्वर। ठीक है, तो लेट सपोज यू हैव सम कोड एंड इट्स रनिंग ऑन योर लैपटॉप and you expose some API to access the code, and for each particular request client will get a corresponding response. There may be a chance that your computer goes down or lights goes out. You cannot afford this situation, so you need to store your code not in a local server but in a cloud server. What's the difference between local server and a cloud server? तो यहाँ पर ये बोल रहा है तुम्हारी ये जो API है, अगर मान लो इस API का यूज़ करके किसी यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी मान लो, ठीक है, यही हमने तुमको कहानी जो बताई फिर से बता रहा है, यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी, अब यूज़र को रिस्पॉन्स में मान लो मिल गया 500 मिल गया स्टेटस कोड, यूज़र को रिस्पॉन्स में मान लो क्या मिल गया, 500 स्टेटस कोड मिल गया। ठीक है, यूज़र को जो है रिस्पॉन्स में तुम्हारा 500 स्टेटस कोड मिल गया, तो वो चीज़ को तुम जो है अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो चीज़ को तुम अफोर्ड क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिस्टम जो है शट डाउन हो जाएगा, तो तुम यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कैसे करोगे, तुम फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो ये तुम्हारा अभी पूरा जो सिस्टम था, ये पूरा सिस्टम तुम्हारा कहाँ पर चल रहा था, ये कौन से सर्वर में चल रहा था, ये पूरा का पूरा सिस्टम तुम्हारा लोकल सर्वर पे चल रहा था। ठीक है, तो अब वो यही बोल रहा है कि इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमको लोकल सर्वर नहीं यूज़ करना चाहिए, क्लाउड सर्वर यूज़ करना चाहिए। अब यहीं से तुम्हारी एक टेक्नोलॉजी आती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज कुछ होती हैं, क्लाउड सर्विसेज होती हैं जो कि प्रोवाइड कौन करता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तुम्हारा गूगल फॉर एग्जांपल, और उससे भी फेमस जो होता है वो क्या है तुम्हारा AWS, अमेज़ॉन का है, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सिनेरियो पूरा लोकल सर्वर का। अब बात आती है कि हमको यूज़ करनी चाहिए क्लाउड सर्वर। तो क्लाउड सर्वर जो होता है वो फीचर, वो फंक्शनैलिटी कह लो, या फिर ये कह लो कि वो सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है, वो सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है। वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ये गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, अमेज़ॉन का प्रोडक्ट है AWS। ठीक है, गूगल का प्रोडक्ट क्या है, GCP। ठीक है, नेट पे सर्च करोगे तो थोड़ा पता चलेगा। गूगल का प्रोडक्ट क्या हो गया, GCP। ठीक है, ये हो गया गूगल का, ये हो गया अमेज़ॉन का। तो अब क्लाउड सर्वर की बात करते हैं। क्लाउड सर्वर की बात ये करते हैं कि लेट सपोज कि तुमने जो है ये अमेज़ॉन AWS का डेटा सेंटर है। ठीक है,
ये AWS का जो है डेटा सेंटर है, ठीक है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी लाइक AWS प्रोवाइड यू अ कंप्यूटेशन पावर you can say a computer that can have in their cloud which can running your code, and that's what cloud is said to. Computer provides you computation power which you can use to run your services of code. तो इनके कहने का मतलब है कि ये मान लो कि तुम्हारा AWS का पूरा डेटा सेंटर है, ठीक है। ये अब ये इसके अंदर यहाँ पर इनके पास कई सारे वर्चुअल कंप्यूटर होंगे, वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं। एक ये वर्चुअल मशीन मान लो ये है, ठीक है। एक क्या है, एक मान लो ये एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है, ये एक वर्चुअल मशीन है। एक वर्चुअल मशीन मान लो ये है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम होंगी। एक वर्चुअल मशीन मान लो ये है, ठीक है। इसी तरीके से तमाम मशीनें होंगी। अब मान लो यहाँ पर बैठे हो तुम, ठीक है, तुम यहाँ पर तुम खड़े हुए हो, ठीक है, और तुम्हारा मान लो कोई स्प्रिंग बूट का जावा का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मान लो तुम्हारा कोई स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब इस स्प्रिंग बूट को प्रोजेक्ट को तुम अपने लोकल सिस्टम पर डिप्लॉय नहीं करोगे, ठीक है। तुम अपने लोकल सिस्टम पर डिप्लॉय नहीं करोगे, तुम इसको कहाँ डिप्लॉय करोगे, अमेज़ॉन के वर्चुअल कंप्यूटर में। वर्चुअल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे चलते हैं, ठीक है। जो तुम्हारा देखो वर्चुअल कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, जो दिखे ना कंप्यूटर वो वाला, ठीक है। और जो दिखते हैं कंप्यूटर जैसे जो हम तुम चला रहे हैं, इस पे अगर होस्ट करोगे तो वो तुम्हारे होगा लोकल सर्वर पे होस्ट हो गया। वर्चुअल कंप्यूटर का मतलब ये होता है एक वर्चुअल मशीन बनाइए, इसको बोलते हैं VM, वर्चुअल मशीन, ठीक है। वर्चुअल मशीन इसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। तो इस वर्चुअल मशीन के अंदर अपने स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को तुम डिप्लॉय कर दोगे। अब ठीक है, ये तुम्हारा मान लो स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ये तुम्हारा इधर ये चल रहा है इस तरीके से। अब तुम्हारे इस API को, जो तुमने API यहाँ पर लिख रखी थी लोकल होस्ट 8080 API सेलेक्ट गेट यूज़र, इस API को अगर कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है यूज़र, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये कोई क्लाइंट है, तो वो अब क्या होगा कि वो अमेज़ॉन के तुम्हारे क्लाउड सर्विस पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें क्या है ऑटोमेटिक घटती बढ़ती रहती हैं। अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी, ठीक है, तो ये इस VM की पावर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लोकल सिस्टम में ऐसा नहीं था। अगर कई सारी रिक्वेस्ट चली आएंगी मान लो, तो तुम्हारा लोकल सिस्टम डाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्चुअल मशीन है, इसकी पावर जो है, इसकी कैपेसिटी जो है ऑटोमेटिक अप और डाउन होती है डिपेंडिंग अपॉन द नीड, ठीक है। तो ये तुम्हारी हो गई क्लाउड सर्विस, ये हो गया तुम्हारा लोकल सर्वर, और ये तुम्हारा एक एग्जांपल बता दिया क्लाउड सर्वर का। क्लाउड सर्वर का मतलब ये हो गया कि जो क्लाउड कंपनीज होती हैं वो कुछ क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, AWS तुमको कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, एक प्रोवाइड करता है EC2। इस EC2 का यूज़ करके तुम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, इलास्टिक कंटेनर, ठीक है, इलास्टिक कंटेनर होता है, इसका यूज़ करके तुम अपनी जो है वेबसाइट का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। ये तुम्हारी बात हो गई लोकल सर्वर और क्लाउड सर्वर की। अब बात आती है तुम्हारी यहाँ पर रीज़न बिहाइंड यूजिंग दीज सर्विसेज लाइक AWS, दे आर रिलायबल टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू हैव अ सर्वर होस्टेड इन अ क्लाउड, ठीक है। अब पॉइंट पे आते हैं। लेट सपोज तुम्हारा सर्वर जो है वो क्लाउड पे स्टोर है, ठीक है। सर्वर मतलब ये तुम्हारा जो प्रोजेक्ट, लेट सपोज वो क्लाउड पे स्टोर है। लेट सपोज लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर एक्सेसिंग योर कोड एंड इट मे गेट स्लो डाउन। सो वॉट यू कैन डू, बाइंग अ बिगर मशीन और बाइंग मोर मशीन। अब एक एग्जाम्पल से तुमको समझाते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अगर ध्यान से समझ लोगे तो जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब तुम्हारा यहाँ पर क्या हो गया, लेट सपोज तुम्हारी एक डोमिनोज पिज़्ज़ा की शॉप है, ठीक है। ये तुम्हारी कोई भी मतलब पिज़्ज़ा की शॉप है, मान के चलो कि ये तुम्हारी कोई पिज़्ज़ा की शॉप है, ये पिज़्ज़ा की शॉप है तुम्हारी। अब इस पिज़्ज़ा की शॉप में तुम्हारे पास क्या है, यहाँ पर ये तो ये जो पिज़्ज़ा की शॉप है, ठीक है, इसके अंदर मान लो 2 टेबल पड़ी हैं,
या मान के चलो 2 टेबल चलो पड़ी है, और इस 2 टेबल में मान लो कितनी चेयर लगी हुई हैं, 6 चेयर लगी हुई हैं। ठीक है, ये पहली टेबल में तुम्हारी 6 चेयर और ये दूसरी टेबल में भी तुम्हारी 6 चेयर लगी हुई हैं। ठीक है, 2 चेयर सामने हो गई और 2 चेयर इधर हो गई। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे यहाँ जो है फर्स्ट मंथ में, ठीक है, तुम्हारे जो है फर्स्ट मंथ में 12 कस्टमर आते हैं, 12 कस्टमर पर डे, तो ये तुम्हारी कंडीशन वैलिड है। ठीक है, तुम 12 कस्टमर को पर डे मतलब आसानी से सर्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 6 टेबल तुम्हारी यहाँ लगी हैं, 1 2 3 4 5 6 टेबल तुम्हारी यहाँ लगी हैं, 12 कस्टमर को तुम सर्व कर सकते हो। लेकिन लेट सपोज सेकंड मंथ से, ठीक है, सेकंड मंथ से मान के चलो तुम्हारे 12 से 16 कस्टमर पर डे हो गए, तब तुम क्या करोगे? तब में भी तुम ये काम कर सकते हो कि तुम एक एक चेयर और ऐड कर दो। एक एक चेयर जो है तुमने यहाँ पर और ऐड कर दी, 3 चेयर इधर 3 चेयर इधर। ठीक है, कितने कस्टमर बढ़े थे? 2 कस्टमर, 4 कस्टमर बढ़ गए थे ना, तो 2 चेयर तुमने इधर ऐड कर दी और 2 चेयर तुमने इधर ऐड कर दी। ठीक है, अब लेट सपोज तीसरे महीने से तुम्हारे कस्टमर जो है वो 20 हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड मंथ से तुम्हारे कस्टमर जो हैं कितने हो जाते हैं? 20 कस्टमर पर डे। ठीक है, तो तुमको कैपेसिटी जो है एक बार में 20 कस्टमर के बैठाने की रखनी पड़ेगी। तो तुम क्या करोगे? तुम भाई यहाँ पर अब कितनी चेयर और ऐड कर दोगे? अभी 16 कस्टमर चल रहा है, 4 चेयर तुम्हें और ऐड करनी है, तो जो बाकी के कस्टमर है वो कंजस्टेड हो जाएंगे काफ़ी। तुमने मान लो 4 चेयर ऐड करने की कोशिश करी लेकिन वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पर ये चीज़ करी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ऐसे समझो कि जो करंट मशीन तुम्हारी है उसी को ही तुम अपग्रेड करते रहना, उसी को ही अपग्रेड करते रहना। करंट पिज़्ज़ा शॉप तुम्हारी क्या थी? करंट पिज़्ज़ा शॉप थी तुम्हारी ये 2 टेबल और 12 कस्टमर के साथ। तो यहाँ तुमने करी वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि करंट रिसोर्स को ही अपग्रेड करते रहना। ठीक है, करंट रिसोर्स को अपग्रेड करते रहना। वर्टिकल स्केलिंग का क्या मतलब होता है? करंट रिसोर्स को अपग्रेड करते रहना। अब यहाँ पर एक दूसरा सिनेरियो और आता है जिसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजेंटल स्केलिंग। हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होता है? सिनेरियो समझना पूरा। तुम्हारी मान लो पिज़्ज़ा की कोई शॉप है, ठीक है, और सबसे तुम पहले जो है इनिशियल फेज़ है, ये मान लो ये मान लो, ऐसे समझो ये तुम्हारा फर्स्ट मंथ है। फर्स्ट मंथ की बात अगर करें, मान लो ये तुम्हारा फर्स्ट मंथ है। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ? ये तुम्हारी पिज़्ज़ा की शॉप थी और इस पिज़्ज़ा की शॉप में तुमने जो है 2 टेबल डाल रखी थी 12 कस्टमर की कैपेसिटी के साथ। ठीक है, तुमने जो है 2 टेबल डाल रखी थी। ठीक है, और दोनों टेबल में जो है तुमने 6 कस्टमर बैठाने की प्लानिंग करी थी और 12 कस्टमर पर डे। फर्स्ट मंथ में तुम जो है 12 कस्टमर पर डे सर्व करने की औकात रखते थे। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है? पिज़्ज़ा शॉप नंबर 1 है ये पिज़्ज़ा शॉप 1 है। अब क्या हुआ? सेकंड मंथ से जो है यहाँ पर सेकंड मंथ से जो है क्या हुआ? 18 कस्टमर पर डे हो गए। 18 कस्टमर पर डे हो गए। तो तुमने इसमें क्या किया? सबसे पहले तुमने इसमें वर्टिकल स्केलिंग कर दी। ठीक है, तुमने इसमें क्या कर दिया? वर्टिकल स्केलिंग मतलब करंट रिसोर्स जो है, करंट आउटलेट जो है तुम्हारा, इसी की औकात बढ़ा दी। अब तुमने करंट आउटलेट की औकात बढ़ाने का मतलब ये हो गया, करंट आउटलेट जो तुम्हारा है उसी को तुमने अपग्रेड कर दिया। ठीक है, तो तुमने क्या करा? तुमने 4 चेयर और डलवा दी उस टेबल में, मतलब तुम्हारी जो टेबल्स हैं
तुमने 4 चेयर यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिया। अब तुम 18 कस्टमर जो है 18 कितने हो गए, सॉरी 16 कस्टमर पर डे हो गए ना। तो लेट सपोज तुम 16 कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो, 16 कस्टमर पर डे तुम पिज़्ज़ा खिला रहे हो, मतलब कैपेसिटी रखते हो खिलाने की, ठीक है। लेकिन भाई थर्ड मंथ में अब बात बिगड़ जाती है। थर्ड मंथ में क्या होता है, थर्ड मंथ जो है तुम्हारा, थर्ड मंथ में लेट सपोज 32 कस्टमर हो गए भाई 32 कस्टमर को कैसे सपोर्ट करोगे? 32 कस्टमर पर डे की तुम्हें जो है अपनी औकात रखनी है। तो 32 कस्टमर पर डे करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम वर्टिकल स्केलिंग कर देंगे, ठीक है। वर्टिकल स्केलिंग सॉरी हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर देंगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये होता है कि हम एक दुकान और खोल देंगे, ठीक है। ये ऐसे कर लो, इधर एक दुकान हमने यहाँ पर और खोल दी, ठीक है। तो थर्ड मंथ में तुम्हारी 32 कस्टमर रखने की औकात हो गई, ठीक है। थर्ड मंथ में तुम्हारी जो है 32 कस्टमर रखने की औकात हो गई, यहाँ पर 32 कस्टमर पर डे संभालने की तुम्हारी औकात हो गई। तो तुमने वर्टिकल स्केलिंग का मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या किया, तुमने ऐसे स्केलिंग करी। मतलब ये समझने का तरीका बता रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब करंट रिसोर्सेज को बढ़ा देना, मतलब करंट जो रिसोर्स है उसी की एक कॉपी और बनवा देना। अभी क्या कर रहे थे, मेकिंग कॉपी ऑफ करंट रिसोर्स। अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक यहाँ पर हम लोग वर्टिकल स्केलिंग कर रहे थे, करंट रिसोर्स को ही अपग्रेड कर रहे थे, ठीक है। करंट रिसोर्स हमारा क्या था, ये हमारा आउटलेट था, हमारा आउटलेट 12 कस्टमर को सर्व करने की वो रखा था कैपेसिटी, हमने उसको 16 कस्टमर पर डे सर्व करने की कैपेसिटी वाला बना दिया। अब 32 कस्टमर पर डे की रिक्वायरमेंट आई, 32 कस्टमर एट अ टाइम को सर्व करने की रिक्वायरमेंट आई। तो तुमने बोला कि अब इस आउटलेट पे हम और अपग्रेडेशन नहीं कर सकते, ये आउटलेट बिल्कुल पैक हो चुका है, इसमें हम एक चेयर भी नहीं डाल सकते अब। तो तुमने क्या बोला कि भाई हम पिज़्ज़ा शॉप 2 खोलने जा रहे हैं, जय श्री गणेश। पिज़्ज़ा शॉप 2 तुमने यहाँ खोल दी, और पिज़्ज़ा शॉप 2 में यहाँ पर अब तुम्हारे 32 कस्टमर पर डे हो गए, ठीक है। तो 32 कस्टमर 16 कस्टमर इधर पर डे हो गए ना, 16 कस्टमर हो गए, 3 3 6 7 8 8 8 16 कस्टमर पर डे हो गए, ठीक है। 16 कस्टमर पर डे। तो जब थर्ड मंथ में रिक्वायरमेंट आती है कि 16 कस्टमर को तुम्हें और सर्व करना है, तो भाई यहाँ पर तुम 16 कस्टमर ऑलरेडी सर्व कर रहे थे, फर्स्ट मंथ में तुमने इतना किया, अब फर्स्ट मंथ का हटा दो ये, सेकंड मंथ से तुमने 16 कस्टमर पर डे 16 कस्टमर एट अ टाइम हैंडल करने की कैपेसिटी रखी, ठीक है। अब वो बोलता है भैया तुम्हें थर्ड मंथ से 16 कस्टमर और संभालने हैं, मतलब एट ए टाइम 32 कस्टमर की सपोर्ट देना है तुम्हें। तो तुम अब करंट रेस्टोरेंट में नहीं कर सकते थे वो, तुमने क्या बोला एक और रेस्टोरेंट खोलते हैं। तो यहाँ पर तुम कितने कस्टमर सर्व कर रहे हो, 16। यहाँ पर कितने कस्टमर सर्व कर रहे हो, 16। तो अब तुम्हारी यहाँ पर टोटल वो कितनी हो गई कैपेसिटी तुम्हारे पूरे बिजनेस की, पूरे आउटलेट की, वो तुम्हारी पूरी कैपेसिटी हो गई 32 कस्टमर सर्व करने की, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि वर्टिकल स्केलिंग, चलो एक थोड़ा सा और छोटा सा समझते हैं एग्जांपल। लेट सपोज अब तुम्हारी रिक्वायरमेंट आ जाती है 16 कस्टमर और सर्व करने की, ठीक है। तो तुम क्या करोगे काम, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम एक आउटलेट और खोल दोगे, ठीक है। तुमने क्या करा, ये थर्ड मंथ से जो है, थर्ड मंथ से, एक सेकंड, तुमने क्या करा, ठीक है, तुमने क्या करा यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा शॉप 3 को खोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है तुम जो है यहाँ पर 16 कस्टमर पर डे की जो है सपोर्ट देते हो, 16 कस्टमर एट ए टाइम का सपोर्ट देते हो, बेसिकली 16 कस्टमर एट ए टाइम का सपोर्ट तुम दे रहे हो, ठीक है। तो अब तुम्हारे आउटलेट में तुम्हारा जो पूरा बिजनेस है उसमें तुम टोटल सपोर्ट कितने कस्टमर का दे रहे हो, 16 16 16 कितना हुआ। तो टोटल तुम्हारा ये जो है इतने सारे कस्टमर का सपोर्ट जो है तुम दे रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारा टोटल कस्टमर यहाँ पर कितना हो गया,
48 कस्टमर्स को तुम एट ए टाइम सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने सारे आउटलेट्स को मिला करके, ठीक है, सारे आउटलेट्स को मिला करके 44 कस्टमर एट अ टाइम तुम सपोर्ट कर सकते हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? ये हुआ है हॉरिजेंटल स्केलिंग की वजह से। तुम अपनी करंट रिसोर्सेज को डुप्लीकेट करते चले गए। पहला रिसोर्स तुम्हारा क्या था? ये था, तुमने इसको पहले इनिशियली इसी को जो है इसी की कैपेसिटी बढ़ाने की सोचा, लेकिन जब कैपेसिटी तुमने 12 कस्टमर से 16 कस्टमर पर डे कर दिया, अब इसके बाद कैपेसिटी नहीं बढ़ सकती है, तो तुमने क्या करा, इसी आउटलेट की डुप्लीकेसी एक बना दी, मतलब यहाँ एक और आउटलेट खोल दिया। अब ये आउटलेट 16 कस्टमर पर डे संभाल रहा है। अब इस आउटलेट की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे हो तुम, 16 कस्टमर से तुम एक कस्टमर ज़्यादा नहीं सर्व कर सकते, तो तुमने एक और आउटलेट खोल दिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्टिकल स्केलिंग, मतलब रिसोर्सेज की डुप्लीकेसी करते चले जाना, और रिसोर्सेज की डुप्लीकेसी ना करना और उसी रिसोर्स में कैपेसिटी उसकी बढ़ाते चले जाना, उसको बोलेंगे वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। तो वर्टिकल हम कड़े मतलब खुले शब्दों में लिखते हैं, देखो यहाँ पर बिल्कुल देसी शब्दों में, वर्टिकल स्केलिंग किसको बोलते हैं? वर्टिकल स्केलिंग करंट रिसोर्स में ही कैपेसिटी बढ़ाते रहना, कैपेसिटी बढ़ाना, ठीक है। और हॉरिजेंटल स्केलिंग किसको बोलते हैं? हॉरिजेंटल स्केलिंग हम बोलते हैं कि करंट रिसोर्स की डुप्लीकेसी करते चले जाना, डुप्लीकेसी करते जाना, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो एक बेनिफिट और होता है यहाँ पर तुम्हारा हॉरिजेंटल वर्टिकल स्केलिंग का और हॉरिजेंटल स्केलिंग का, ठीक है। तो देखो तुम्हारा यहाँ पर अभी ये क्या था? ये था तुम्हारा वर्टिकल स्केलिंग, ठीक है। ये था तुम्हारा हॉरिजेंटल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का एक नुकसान और भी है। लेट सपोज इस आउटलेट का पावर कट हो जाए एकदम से, ठीक है, इस आउटलेट का क्या हो जाए? पावर कट हो जाए एकदम से, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा आउटलेट है और ये आउटलेट का पावर कट हो गया, तो क्या करोगे? 16 कस्टमर इधर तुम्हारे मतलब तुम्हारे इधर जितने कस्टमर होंगे सब का सब नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो पिज़्ज़ा शॉप तुम्हारी इधर क्या है, हॉरिजेंटल स्केलिंग की बात करते हैं, इधर तुम्हारी एक दुकान मान लो बंद हो जाती है किसी भी वजह से, ठीक है। मान लो तुमने पुलिस वालों को कमीशन नहीं दिया, ठीक है, या फिर कुछ भी होता है, लाइट कट जाती है, कुछ भी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, रिनोवेशन चल रहा कुछ भी, तो तुम इन 16 कस्टमर को किसी तरीके एडजस्ट कर दोगे यहाँ पर कुछ समय के लिए। 8 कस्टमर को इधर और एडजस्ट कर दोगे, चेयर वेयर कुछ करके, और 8 कस्टमर को इधर कर दोगे, कुछ समय के लिए एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल आउटलेट्स थे, तो ये तुम्हारे पास बेनिफिट था। लेकिन यहाँ पर क्या था? तुम्हारा एक ही आउटलेट था, तुम्हारी रोजी रोटी यही थी, तुम्हारे पेट पे लात मार दी गई, ठीक है। तो इधर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है? मल्टीपल आउटलेट्स थे, तीनों आउटलेट्स तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। यह आउटलेट से बंद हुआ, कोई दिक्कत नहीं, इधर के कस्टमर को तुम इधर ट्रांसफ़र मार दोगे, इधर ट्रांसफ़र मार दोगे इस आउटलेट में। बहुत गुछड़ पुछड़ हो गया है, खिचड़ी बन गई है, लेकिन भाई समझ में आया होगा, बहुत बेसिक से नीचे से उठा के समझाया है, ठीक है। तो अब देखो वर्टिकल स्केलिंग हॉरिजेंटल स्केलिंग की वही सब कहानी यहाँ पर लिखी थी इंग्लिश में, अंग्रेजी भाषा में, वो तुम समझ लेना जाके। हमने तुमको मेन मुद्दे की बात बता दी। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्टिकल हॉरिजेंटल स्केलिंग में क्या होता है? नीड लोड बैलेंसर टू बैलेंस लोड। लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है? लोड बैलेंसर का मतलब ऐसे समझो कि एक कस्टमर, यहाँ पर ऐसे समझो, पहले ये सारे कट्टम जीरो हटा दें, अरे यार इससे ज़्यादा कट्टम जीरो हट नहीं रहा, रुको, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर तुम जो है अभी इधर कर रहे थे 16 कस्टमर सर्व, ठीक है, 16 कस्टमर सर्व कर रहे थे, ठीक है। और 16 कस्टमर सर्व करने के बाद तुम्हारे पास मान लो ट्रैफिक, एक एग्जांपल देते हैं, नीचे समझ में आते हैं। देखो तुम्हारी 3 पिज़्ज़ा शॉप थी, ये 3 पिज़्ज़ा शॉप हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 16 कस्टमर की, कैप 16 है इसका। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैप 16 है इसका। इसकी कैपेसिटी कितनी है? कैप 16 है इसका, ठीक है।
और मान लो ये तुम्हारे आउटलेट की दुकान है, एक आने तुम्हारे आउटलेट की रोड है आने की, ठीक है। और यहाँ पर तुमने एक बंदा खड़ा कर रखा है, एक बंदा खड़ा कर रखा है, ठीक है, एक बंदा खड़ा कर रखा है। अब यहाँ से क्या होता है कि पहले के स्टार्टिंग के 1 घंटे में तुम्हारे यहाँ पर 8 कस्टमर फिल हो जाते हैं, 8 कस्टमर आ गए। ये तुम्हारे आउटलेट की यहाँ पर शॉप की दुकान गई हुई है, तो ये इस आदमी से होकर ही गुजर के ही सब लोग जाते हैं। इस शॉप पे तुम्हारी ये जो तुम्हारी शॉप 1 है, ये जो तुम्हारी शॉप 1 है, यहाँ पर 16 कस्टमर की कैपेसिटी थी, 8 फिल हो गए, ठीक है। दूसरे घंटे यहाँ पर 8 और फिल हो जाते हैं, मान लो 8 और फिल हो गए, ठीक है। अब जब तीसरा घंटा होगा, तीसरे घंटे में और लोग यहाँ पर जब आते हैं, 8 कस्टमर मान लो और आ गए, तो ये एक लोड बैलेंसर का काम करेगा। ये क्या करेगा? एक लोड बैलेंसर का काम करेगा, ठीक है। ये देखेगा कि यार जो मेरा आउटलेट 1 है, जो शॉप 1 है, वो तो यार पूरी फिल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम किसी और बंदे को नहीं भेज सकते, तो वो क्या करेगा? वो सारे जो कस्टमर आए थे तीसरे घंटे में वो यहाँ भेज देगा। तो अभी यहाँ पर कितने कस्टमर फिल हो गए? 8 कस्टमर फिल हो गए, ठीक है। अब मान लो चौथे घंटे की बात करते हैं, चौथे घंटे में और कस्टमर आ जाते हैं 8। वो देखेगा अच्छा अभी तो इस आउटलेट में जगह खाली है यार, लोड बैलेंसर देखेगा यार इस आउटलेट में तो जगह खाली है, चलो इधर 8 कस्टमर और भेज देते हैं, ठीक है। और अब 5वें घंटा होता है, 5वें घंटे में तुम्हारे पास 8 कस्टमर और आ जाते हैं। वो कहेगा यार ये कस्टमर भी ये आउटलेट भी कम्प्लीटली फुल हो गया, लोड बैलेंसर बोलेगा ये आउटलेट भी कम्प्लीटली फिल हो गया, वो बोलेगा ये भी आउटलेट यार कम्प्लीटली फिल हो गया। अब क्या करें? वो बोलेगा अच्छा तीसरा आउटलेट तो मेरा पूरा खाली है, तो वो सारे लोगों को उठा करके वो इधर भेज देगा। तो इधर मान लो 8 कस्टमर और फिल हो गए। तो कहने का मतलब समझ रहे हो, लोड बैलेंसर का काम क्या होता है? लोड बैलेंसर का काम होता है री राउटिंग द ट्रैफिक, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो बैलेंसिंग द लोड, ठीक है। अब अगर मान लो अगर लोड बैलेंसर यहाँ पर ना होता तो कस्टमर सारे के सारे पता चले शॉप 1 में ही घुसे जा रहे हैं, कैपेसिटी है 16, खड़े हैं लाइन में 40 कस्टमर, कोई संभालने वाला है ही नहीं। यहाँ पर लोगों एक दूसरे को गुम्मा पत्थर शुरू कर दिए हैं मान लो, ठीक है। तो कोई इनको संभालने वाला है ही नहीं, बताने वाला है ही नहीं कि भाई शॉप 1 कम्प्लीटली फिल हो गई है, पूरे 16 कस्टमर इधर बैठ चुके हैं, दूसरी शॉप में चले जाओ। तो यहाँ पर हमने एक बंदा खड़ा कर दिया और उसका काम है लोड बैलेंसर का, लोड बैलेंस कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है लोड बैलेंसर। तो जो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब वहाँ लोड बैलेंसर की ज़रूरत होती है। अब जैसे कि मान लो तुम्हारी ये मशीन 1 है, ये तुम्हारी मशीन 2 है, ठीक है। ये मशीन 1 है, मशीन 2 है, मशीन 3 है। अगर 3 मशीनें हैं तो किसी एक मशीन पे ज़्यादा लोड ना पड़ जाए, इसलिए तुम ट्रैफिक को अलग अलग मशीनों पे रिडायरेक्ट करते रहते हो। जैसे कि यहाँ पिज़्ज़ा की शॉप में वही वाला एग्जांपल था, ठीक है। अभी मान लो तुम्हारी एक ही दुकान होती जैसे कि ये है, तो यहाँ पर तुम्हें ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा ट्रैफिक यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर दुकान ही नहीं है कोई और, ठीक है। वैसे ही अगर सिंगल मशीन है, मान लो S1 खाली है, तो सारा का सारा ट्रैफिक यहीं आएगा। क्यों भाई? क्योंकि तुम्हारी और कोई शॉप ही नहीं है, तो कहाँ लेके जाओगे तुम, ठीक है। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो होती है, जहाँ ऐसे मल्टीपल मशीन्स हैं वहाँ पर लोड बैलेंसर की ज़रूरत होती है। लोड बैलेंसर वैसे भी हम अगली वीडियो में समझाएंगे। वर्टिकल स्केलिंग में लोड बैलेंसर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का नहीं होता है। का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट फेल हो जाता है तो और रिसोर्सेज संभाल लेंगे ट्रैफिक को थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर वर्टिकल स्केलिंग है, एक ही रिसोर्स है और वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब ये होता है यही एक पॉइंट है पूरा फेलियर का, पूरे सिस्टम को फेल करने का। तो ये अगर फेल हो गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज स्लो बिकॉज नेटवर्क कॉल्स आर मेड ओवर प्रोटोकॉल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग जो होती है इस तरीके की स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक दूसरे से आउटलेट जो होते हैं वो करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि किसमें जगह कमी है, कहाँ पर जगह एम्प्टी है। ये जो लोड बैलेंसर है वो चेक करता रहता है, यहाँ जाएगा देखेगा, यहाँ जाएगा देखेगा। तो उसका समय भी तो खर्चा होता है ना, कि अलग अलग आउटलेट में जाकर चेक करना कहाँ जगह खाली है, तब जाके लोगों को बैठाता है।
लेकिन वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, सिंगल एक आउटलेट होता है, वहाँ पर ना तो लोड बैलेंसर होता है और ना कोई चेक करने वाला होता है, पूरी की पूरी भीड़ जो है यहीं चली आती है आंख बंद करके। ठीक है, तो ये तुम डिफरेंसेस कुछ देख सकते हो। इसी तरीके के कुछ और एग्जाम्पल भी, वही वाले एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो नीचे हमने बताए थे। ठीक है, ये रही तुम्हारी भाई स्केलिंग की कहानी। अब जब तुम ऊपर नो एसक्यूएल वाले नोट्स देखोगे ना, ये तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ पर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को सपोर्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर मशीन्स की डुप्लीकेसी बना के वो मशीन्स की डुप्लीकेसी का पे वो काम करते हैं, वो डेटाबेस को हॉरिजॉन्टल स्केल करते हैं, वो इसलिए रिकमेंडेबल होते हैं। ठीक है, तो अब तुमको वो ऊपर की कहानी समझ में आएगी जो लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, जैसे स्केलेबिलिटी वगैरह। अब स्केलिंग आज कवर हो गई है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होने वाला है, आज हमारी स्केलिंग कवर हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे लोड बैलेंसिंग के बारे में। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है। अब किसी ने यहाँ तक पूरी वीडियो देखी है तो भाई कमेंट भी कर दो। रात के 12 भी कितना 11 बज रहे वाला है। ठीक है, तो भाई अभी तक बैठ के वीडियो बना रहे हैं, वीकेंड का टाइम है, देख सकते हो फ्राइडे हो रहा है। और तो भाई तुम्हारा एक कमेंट भाई मोटिवेट करता है आगे आने वाली 10 वीडियो के लिए। दोस्तों में शेयर करो, कॉलेज के ग्रुप में शेयर करो, कहीं भी शेयर करो भाई, थोड़ा शेयर करो। अभी हम लोग सिर्फ 600 सब्सक्राइबर पे हैं, 600 लोगों की फैमिली है हमारी। जल्दी इसको ग्रो करना है चैनल को यार, कंटेंट बहुत सारा लेके आएंगे भाई। फुल टाइम अभी इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ साथ इतना सब पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ भाई। और चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन कीप लर्निंग।